अभी तक मकान बनाने में कई शर्तें थी। एक 2018 की सर्वे की सूची बनी थी, उनमें आशीष जी कई लोगों के नाम नहीं थे। सही बात है ना? गणपत जी भी बैठे हैं, पूर्व विधायक, कई लोगों के नाम, डॉक्टर साहब भी हमारे इंदौर से आए, कई लोगों के नाम नहीं थे। और इसलिए जाती थी बहनें हमारी महिला मोर्चे की, तो दीदी पकड़ती थी कि हमारी टूटी टपकिया देख लो। अब 8 तारीख के बाद हम नया सर्वे शुरू कर रहे हैं। जिनके कच्चे मकान हैं उनका सबका सर्वे होगा। आशीष जी और पूरी टीम, आप सब जुटिए इसमें, ईमानदारी से सर्वे हो जाए। और यार ये ध्यान रखना नहीं, सर्वे वर्वे में पैसा झटकार लेते लोग, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। दाव लगे तो जलाओ, तुम्हारा लिख देते हैं। तो ये अब ध्यान रखना है। और कोई ले मत देना, दे मत देना कोई, क्योंकि ट्रांसपेरेंट सर्वे होगा। और सर्वे के भी कई नियम बदल दिए। जैसे पहले जब मकान मिलता था तो मकान में क्या शर्तें थी कि जिसके पास मोटरसाइकिल या स्कूटर होगा उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान नहीं मिलेगा। अब भैया मोटरसाइकिल स्कूटर तो सभी के घर है आजकल, है कि नहीं है? बताओ, अरे बहनों बताओ, है कि नहीं? तो उसमें कई कट जाते थे भाई। अब आशीष जी मोटरसाइकिल स्कूटर भी है तो भी मकान दिया जाएगा, वो हमने नियम हटा दिया। दूसरा नियम था 10,000 रुपया से ज्यादा आमदनी होगी तो मकान नहीं मिलेगा। अब बनाना लखपति दीदी, हर एक की आमदनी 10,000 करनी, तो बेचारी बहनें रह जाती। तो ये नियम भी हटा दिया है और क्या कर दिया, 15,000 रुपया तक भी आमदनी हो तो भी मकान को पात्र होंगी वो, और उनको भी मकान दिया जाएगा। तीसरी चीज हमने एक और की है कि फोन अगर कोई के पास है तो भी ये नियम था कि फोन अगर हो तो मकान दिया जाएगा, मकान नहीं दिया जाएगा। अब सुनो बहनों, लाडली बहना से बनना है लखपति दीदी। बताओ कोई बहन गरीब रहना चाहती क्या? अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, रहना चाहते क्या? तो गरीब नहीं रहेंगे, लखपति बनना है। और लखपति दीदी वाला डिपार्टमेंट भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही दे दिया है, चिंता मत करना। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अनेकों काम अपनी बहनों को देते हुए आपकी आमदनी बढ़ा के 10,000 रुपया महीना करनी है, कम से कम साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा। और जिस बहन की आमदनी 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाएगी वो लखपति दीदी कहलाएगी। मलेशिया, इंडोनेशिया, अलग अलग देशों से पाम ऑयल हमारे यहां आयात किया जाता था। बीच में तेल की कीमत बढ़ गई थी कोविड के समय, तब पाम ऑयल को आयात करने की परमिशन दी। बिना शुल्क के आयात से बाहर से कोई चीज आती तो उसमें शुल्क लगाते हैं 10% शुल्क, ताकि नहीं हो जाए अपने। लेकिन 0 आयात शुल्क पे उसको इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं, उस पर आ रहा था हमारे यहां तेल, और वो तेल सस्ता था। उसके कारण सोयाबीन सस्ता हो गया, मूंगफली सस्ती हो गई। अब मैं आपको आज जानकारी देना चाहता हूं, दूरगामी सोच प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, दूरगामी सोच के साथ हमने ये फैसला किया कि अब 0% ड्यूटी पर पाम ऑयल नहीं आएगा। 27.5% हमने इंपोर्ट करने की ड्यूटी लगा दी। 27.5% का मतलब क्या है? 100 रुपया का आएगा तो 27.5 रुपया देना पड़ेगा, उनको कम घुस पाएगा तेल, नहीं तो तेल घुसेगा नहीं। अब इसका परिणाम क्या होगा कि सस्ता तेल आना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे हमारे तेल वाली फसलें, जैसे सोयाबीन से तेल बनता है, सरसों से तेल बनता है, मूंगफली से तेल बनता है, इनकी कीमत बढ़ती लगातार चली जाएगी। और वो ट्रेंड अब शुरू हो गया है ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इसके बाद भी किसान भाई, हमने फैसला किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि मैं घटती कीमतों से चिंतित था, इसलिए एक फैसला किया लॉन्ग टर्म प्लानिंग के भविष्य में सस्ता तेल ना आ पाए और सोयाबीन इत्यादि के दाम अपने आप बाजार में बढ़ते चले जाए, बढ़ना शुरू हो गए हैं। लेकिन दूसरा फैसला किया हमने कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर पूरा सोयाबीन आपका खरीदा जाएगा, केंद्र ने अनुमति दी है। हमने प्रदेश सरकार से आग्रह किया था और प्रदेश सरकार ने
अनुमति मांगी और वो प्रस्ताव स्वीकार करके हमने अनुमति दे दी। तो कुल मिलाकर सोयाबीन मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उससे कम नहीं बिकेगा, लेकिन धीरे धीरे रेट उसके पार जाएंगे मेरे बहन और भाइयों, क्योंकि ये दर्द मुझे पता है किसानों का, इसलिए हमने ये बड़ा फैसला किया है। हमारी कोशिश रहेगी कि बेहतर दाम किसानों को मिलते चले जाएं। और केवल सोयाबीन पे नहीं, हमने चावल का निर्यात बंद था, चावल का निर्यात बंद हो गया था, और निर्यात बंद हो गया तो कीमत घट गई। दुनिया में चावल की मांग है। अभी अभी फैसला किया, हमने कहा कि चावल अगर विदेशों में जा रहा तो जाने दो, अपने यहाँ तो भंडार भरे हैं, अगर बाहर जाएगा तो भारत के बाजार में धान की कीमत बढ़ जाएगी और धान के किसानों को ठीक दाम मिलेगा, चाहे बासमती धान हो और चाहे गैर बासमती धान हो। प्याज पे एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% लगी थी। आप में से कई मेरी बात को समझ रहे होंगे कि एक्सपोर्ट अगर करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा ताकि प्याज की कीमत बहुत ना बढ़े, वो घटा के 20% कर दी गई है। और रिफाइंड जो ऑयल आएगा विदेशों से उस पर तो इंपोर्ट ड्यूटी है बढ़ा के 37% कर दी गई है। इनका परिणाम ये होगा कि इन सब चीजों के दाम बढ़ेंगे। और सोयाबीन जैसी फसलों के लिए, अब प्याज के लिए भी, आलू के लिए भी, सब्जी की फसलों के लिए भी भावांतर भुगतान योजना की परमिशन केंद्र सरकार कोई राज्य मांगेगा तो हम देंगे, ताकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मार्केट की कीमत के बीच जो अंतर है उसको सरकार बिना खरीदे भी किसान के खाते में डाल सके। मेरे किसान भाइयों में इन सब कामों में दिन रात जी जान से भरा हुआ था, लगा हुआ था। ग्रामीण विकास मंत्रालय में गांव की सड़कें भी, जो गांव आबादी स्कूल है ना भैया, जो गांव हमारे सामान्य गांव 500 तक की आबादी के और आदिवासी क्षेत्रों के 250 तक की आबादी के 2011 तक की, अभी 2001 की जनसंख्या की सड़कें बनती थी, 2011 तक की जनसंख्या इतनी है, उनका भी सर्वे सड़कों का शुरू करवाया जाएगा ताकि ग्रामीण सड़कें भी हम बना पाए। और किसान भाइयों, मनरेगा में भी एक परिवर्तन करके जो खेत की सड़क की योजना है उसको हम चालू करेंगे ताकि खेतों तक भी धीरे धीरे सड़कों का जाल हम लोग फैला पाए। लेकिन किसान भाइयों, सबसे प्रमुख हमारी समस्या थी पानी। जब मैं चुनाव के समय आया था तो मुझे जगह जगह ये कहा था कि ये इलाका पानी से वंचित रह गया, सिंचाई की व्यवस्था कर दो। आज मुझे कहती हर्ष और प्रसन्नता है, मैं आशीष जी को भी बधाई देता हूं, अपने मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं। आज रेवा योजना के कारण खाते गांव का 90%